जरा सोचिए, आज फेरारी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लग्जरी, पावर, स्पीड, है ना? पर क्या कोई यकीन करेगा कि इस ब्रांड को बनाने वाला इंसान कभी कभी भूखा था, नौकरी के लिए धक्के खा रहा था और लगभग सड़क पर आ चुका था? जी हाँ, ये कहानी उसी एक इंसान की है। तो सवाल यही उठता है कि एक लोहार का बेटा जिसे हर जगह से सिर्फ ना सुनने को मिली, वो आखिर रफ्तार और शान का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना सकता है? एक तरफ तो थी गरीबी और लाचारी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे सबसे पावरफुल ब्रांड। ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इस सफर पर चलते हैं एकदम शुरुआत से। तो कहानी शुरू होती है लोहे की भट्टी की उस तेज गर्मी और हथौड़ों की गूंजती आवाज के बीच। ये वो दुनिया थी जिसमें एंजो फेरारी ने अपनी आंखें खोली। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटे से बच्चे की आंखों में रफ्तार का एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। साल था 1898। इटली का एक छोटा सा शहर। यहाँ एक साधारण लोहार के घर में एंजो फेरारी का जन्म हुआ। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बस बचपन से ही उन्हें गाड़ियों और ख़ास तौर पर इंजनों की जो आवाज़ थी वो अपनी तरफ खींचती थी। और फिर जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली कार रेस देखी और बस उसी पल, उसी एक लम्हे में उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये कोई छोटा-मोटा सपना नहीं था, ये एक जुनून था, एक आग थी जो उनके दिल में लग चुकी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। बहुत जल्दी किस्मत ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। दुनिया उथल-पुथल हो गई। और इस उथल-पुथल में पहले उनके पिता की मौत हुई और फिर उनके भाई की भी। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में एंजो बिल्कुल अकेले रह गए, गरीब और पूरी तरह से टूटे हुए। जब जंग खत्म हुई तो एक छोटी सी उम्मीद लेकर वो ट्यूरिन शहर गए और उस जमाने की सबसे बड़ी कार कंपनी फेट में नौकरी मांगी। जानते हैं जवाब क्या मिला? रिजेक्टेड। उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया गया। जरा सोचिए इस बात को। जिस कंपनी ने उन्हें गेट पर खड़ा तक नहीं होने दिया, एक दिन वही कंपनी उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और ये वही पल था जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपना रास्ता खुद बनाने का। और बस हर तरफ से ठुकराए जाने के बाद एंजो ने ठीक यही फैसला किया। तो उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करना शुरू किया और यहीं से रेसिंग की दुनिया में उनकी एंट्री हुई। साल 1919 में उन्होंने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया। कार कार तो पुरानी थी, लेकिन जो जज्बा था वो एकदम नया और बहुत मजबूत था। और जल्द ही उनके इस टैलेंट को अल्फा रोमियो ने पहचान लिया और उन्हें एक बड़ा मौका दिया। फिर क्या था, एंजो ने रेस जीतना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी खुद की रेसिंग टीम बना ली, स्कूडेरिया फरारी। और फिर साल आया 1923। एक रेस जीतने के बाद एक महान पायलट की मां एंजो से मिली। उन्होंने एंजो को अपने बेटे के प्लेन पर बना प्रैंसिंग हॉर्स यानी उछलते हुए घोड़े का निशान दिया और कहा कि ये उनके लिए किस्मत लेकर आएगा। और यही निशान आगे चलकर फरारी की पहचान बन गया। आज पूरी दुनिया इसे जानती है। स्कूडेरिया फेरारिया बहुत कामयाब हो रही थी, लेकिन तभी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला। अल्फा रोमियो ने उन्हें अपनी ही टीम से निकाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसके मुताबिक वो अगले 4 साल तक अपने नाम फेरारी का इस्तेमाल रेसिंग में नहीं कर सकते थे। अब ये वो दौर था जब एंजो का नाम रेस ट्रैक पर गूंजने लगा था। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी आसमान छू रही थी। लेकिन जीत की हर कहानी एक कीमत मांगती है और उनकी निजी जिंदगी में दुखों का एक पहाड़ टूटने वाला था। जैसे ही वो पाबंदियां खत्म हुई, साल 1947 में एंजो ने दुनिया के सामने अपनी पहली कार पेश की, जिसके बोनेट पर उनका अपना नाम और वही प्रैंसिंग हॉर्स का निशान था। कार का नाम था फरारी 125S। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक जवाब था, एक ऐलान था कि वो वापस आ गए हैं। एंजो का बिजनेस मॉडल ना बहुत सीधा और सरल था। उनका असली प्यार वो तो रेसिंग थी। तो उस रेसिंग का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी रोड कारें बनाना शुरू कर दिया। मतलब कम गाड़ियां बनाओ, ऊंची कीमत पर बेचो। और इसी लिमिटेड प्रोडक्शन और हाई प्राइस ने फेरारी को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। जब वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे,
तभी एंजो की जिंदगी में सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक त्रासदी हुई। साल 1956 में उनके प्यारे बेटे डीनो की एक गंभीर बीमारी की वजह से सिर्फ 24 साल की उम्र में मौत हो गई। कहते हैं कि इस सदमे से एंजो फरारी कभी भी पूरी तरह उभर नहीं पाए। अब कहानी में एंट्री होती है एक अमेरिकन जायंट की, एक ऐसी ताकत जिसने अटलांटिक के उस पार से एक छोटी सी इटालियन टीम को चुनौती दी, और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी रेसिंग राइवलरी का। तो हुआ ये कि 1963 में अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने फेरारी को खरीदने की कोशिश की। डील लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर जब एंजो को पता चला कि रेसिंग डिवीजन का कंट्रोल भी फोर्ड के पास चला जाएगा, तो उन्होंने आखिरी पल में डील तोड़ दी। ये हेनरी फोर्ड II के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और फोर्ड ने बदला लेने की कसम खा ली। उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके एक रेस कार बनाई, GT40, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, ले मैन्स 24 घंटे की रेस में फेरारी को हराना, और उन्होंने ये कर दिखाया। लेकिन इस हार और बढ़ती हुई आर्थिक मुश्किलों के बावजूद फेरारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बार फिर एंजो ने यह साबित किया कि वो सिर्फ एक रेसर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी इस विरासत को बचाने के लिए अपना आखिरी दांव खेला। अपनी कंपनी को बचाने के लिए एंजो ने 50% हिस्सेदारी पता है किसे बेची? उसी फिएट को, जिसने कभी उन्हें नौकरी देने से भी मना कर दिया था। लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये थी कि रेसिंग टीम का पूरा कंट्रोल हमेशा हमेशा एंजो के पास ही रहेगा। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। फरारी ने फॉर्मूला 1 में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। माइकल शूमाकर जैसे लेजेंड्स के साथ फरारी रेसिंग का दूसरा नाम बन गई, और आज तक ये F1 की सबसे कामयाब टीमों में से एक गिनी जाती है। वो लड़का जिसे कभी एक नौकरी तक नहीं मिली थी, उसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसकी कीमत आज $80 बिलियन से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, $80 बिलियन। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये एक साम्राज्य है। एंजो फेरारी की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, और वो ये है कि जब किसी चीज को पाने का जुनून रगों में दौड़ने लगे, तो फिर कोई भी चीज रास्ते में नहीं आ सकती, न गरीबी, न रिजेक्शन, और न ही बड़ी से बड़ी नाकामी। तो एंजो फेरारी की कहानी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये नहीं है कि कोई फेरारी खरीदना चाहेगा या उसे चलाना। असली सवाल तो ये है कि क्या किसी जुनून के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, उस जुनून को अपने हाथों से बनाने का जो अनुभव है, वो किसी भी चीज को खरीदने या चलाने से कहीं ज्यादा कीमती नहीं है?